हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो नोट्स हैं इससे आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं जिसमें मैंने सभी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो पढ़ा दिए थे। तो आज हम ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आखिरी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था एम हर्स्ट, जिसके समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। उसके बाद विलियम बेटिक आता है। तो विलियम बेटिक जो है 1828 से लेकर के 1835 तक रहता है। और विलियम बेटिक जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल नहीं कहलाते थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे। तो विलियम बेटिक जो था विहीग दल यानी कि जो उदारवादी दल होता है उसका सदस्य था। और विलियम बेटिक उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसमें विश्वास करता था, उपयोगितावाद के सिद्धांत का समर्थक था। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो 2 व्यक्ति बेथम और मिल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए, आपको पता है 1828 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में ही आता है। विलियम बेटिक 1828 में जब इसकी नियुक्ति होती है तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ही होती है। इसी दौरान आता है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके द्वारा विलियम बेटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद जितने भी गवर्नर आए वो बंगाल के नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। तो ये एक हिसाब से क्या हो गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो 1829 में क्या होता है, राजा राम मोहन राय जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इनके प्रयासों से विलियम बेटिक ने एक अधिनियम पारित किया सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए, और उसकी धारा 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन सती प्रथा के विरोध करने में भी एक बहुत बड़े जो समाज सुधारक थे वो सामने आते हैं। इनका नाम है राधाकांत देव। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस समाज सुधारक ने सती प्रथा पर रोक का विरोध किया, क्योंकि राधाकांत देव एक रूढ़िवादी समाज सुधारक थे। ये सती प्रथा को हिंदू धर्म का एक हिस्सा मानते थे और इस रूढ़ि को ये त्यागना नहीं चाहते थे। और इनका संगठन था धर्म सभा। तो धर्म सभा के संचालक राधाकांत देव ने सती प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद देखिए, विलियम बेटिक ने कर्नल सलीमन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। जो ठगी प्रथा थी, जो ठग रहते थे भारत में, लोगों को लूट लिया करते थे, उसका उन्मूलन किया। और अफीम का जो व्यापार होता था उसका रेगुलेशन किया, यानी कि व्यापार को नियमित किया, उसको रेगुलेट किया। और केवल एक बंदरगाह, बॉम्बे बंदरगाह था, उसको अफीम के व्यापार के लिए अधिकृत किया, यानी कि अब बॉम्बे बंदरगाह के अलावा कहीं से भी भारत में अफीम का व्यापार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद देखिए, विलियम बेटिक ने क्या किया, जो कॉर्नवालिस ने 4 भ्रमणशील अदालतें शुरू की थी उनको बंद करवा दिया। कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने 4 भ्रमणशील अदालतें शुरू की थी। ये दूसरे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। पहली क्लास में मैंने इनके बारे में बताया था। 1785 से लेकर के 1793 तक कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखने को मिलता है। इस दौरान इन्होंने 4 भ्रमणशील अदालतें बनाई थी। और इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, कप मुड्ढा। कप मुड्ढा, कप का अर्थ था कि कलकत्ता, एक अदालत कलकत्ता में थी भ्रमणशील, एक पटना में भ्रमणशील अदालत थी, एक मुर्शिदाबाद में भ्रमणशील अदालत थी और एक ढाका में थी। तो ये 4 भ्रमणशील अदालतें चली आ रही थी अब तक, लेकिन विलियम बेटिक ने इन चारों अदालतों को बंद कर दिया। उसके बाद देखिए, विलियम बेटिक के समय एक विधि आयोग बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले जो कि विलियम बेटिक गवर्नर जनरल था तो उसकी कार्यकारी परिषद का एक सदस्य था मैकाले। इसकी अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया, यानी कि विधि यानी कि कानून। और इसमें क्या किया गया, कानूनों का संहिताकरण। संहिताकरण का मतलब होता है सभी कानूनों को एक स्थान पर रखना। तो इसका संहिताकरण किया गया कानूनों का। और विलियम बेटिक के समय न्यायालय जो होते थे उनमें स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया, यानी कि स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा फारसी के साथ। इससे पहले फारसी भाषा चलती थी, तब स्थानीय भाषाओं को भी स्थान दिया गया।
1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई विलियम बेटिक के समय। और विलियम बेटिक के समय कुछ रियासतें थी, भारतीय रियासतें, जिनका विलय भी ब्रिटिश भारत में किया गया। इनमें जैसे कि 1831 में मैसूर का विलय कर लिया गया। मैसूर कर्नाटक में है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सहायक संधियाँ की गई थी, तो 1798 में अगर सबसे पहले किसी ने सहायक संधि की थी तो वो राज्य था हैदराबाद। और हैदराबाद के बाद 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हो गई, तो मैसूर ने भी सहायक संधि की थी। लेकिन 1831 आते आते विलियम बेटिक ने इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। उसके बाद देखिए 1834 में कुर्ग भी कर्नाटक में ही है, तो कुर्ग का विलय कर लिया गया। और इसके साथ कछार ये असम का एक ज़िला है, तो कछार का विलय भी विलियम बेटिक ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। इसके बाद देखिए विलियम बेटिक के समय आंग्ल प्राच्य विवाद सामने आता है। आंग्ल प्राच्य विवाद का मतलब है अंग्रेजी भाषा और जो प्राच्य यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच में विवाद, यानी कि जो शिक्षा देनी थी, भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, वो किस क्षेत्र में किया जाए, किस भाषा में किया जाए, यानी कि अंग्रेजी भाषा में किया जाए या फिर जो भारत की खुद की जो प्राच्य भाषाएं हैं उनमें किया जाए। तो 1813 का एक चार्टर अधिनियम था जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या था कि शिक्षा के लिए, भारत में जो शिक्षा है उसके लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात सामने आई थी। तो उसको लेकर 10 साल बाद यानी कि 1823 में एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था लोक शिक्षा समिति। तो इस समिति में 10 सदस्य थे और इन 10 सदस्यों के बीच में ये आंग्ल प्राच्य विवाद उठता है कि क्या जो शिक्षा है उसको अंग्रेजी भाषा में रखा जाए या भारत की प्राच्य भाषाओं में, यानी कि भारत की प्राच्य भाषाएं जैसे संस्कृत हो गई, फारसी हो गई। तो भाषाओं को लेकर ये विवाद हुआ। तो इसमें 5 सदस्य थे वो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और 5 क्या थे, प्राच्य भाषा के समर्थक थे। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया, विलियम बेटिक ने मेकाले को क्या बना दिया, इस लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया 1833 में। तो देखिए चार्टर आया था 1813 में और लोक शिक्षा समिति बनी 1823 में, और उसके फिर 10 साल बाद इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया मेकाले को। तो कितना धीरे काम हो रहा है देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए मेकाले, तो मेकाले के बारे में यहाँ पर ब्रीफली बताया गया है कि मेकाले जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसका विधि सदस्य था, ध्यान दीजिए, अध्यक्ष नहीं सदस्य था। अध्यक्ष तो खुद गवर्नर जनरल होता है। और विधि आयोग का अध्यक्ष था, हमने देखा कि विधि आयोग इसके नेतृत्व में बना। और 1833 आते आते इसको लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब देखिए मेकाले का एक सिद्धांत है फेमस, निस्पंदन सिद्धांत। इसको कहते हैं मेकाले का निस्पंदन सिद्धांत या मेकाले का टपकन सिद्धांत, छन्नन या रिसाव सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या था, तो इस सिद्धांत को मेकाले ने अपना जो मेकाले का स्मरण पत्र है यानी कि मेकाले मिंट है उसमें जारी किया गया 2 फरवरी 1835 को। और इसमें मेकाले ने ये सिद्धांत दिया था निस्पंदन सिद्धांत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निस्पंदन सिद्धांत किस में दिया गया था, तो इसको मेकाले का जो मेकाले मिंट था उसमें दिया गया था मेकाले के द्वारा। और इस सिद्धांत को अनुमति मिल गई थी लगभग 1 माह बाद मार्च 1835 तक कि हाँ ये लागू होगा। इस सिद्धांत में ये था क्या, आपके प्रश्न उठेगा कि निस्पंदन सिद्धांत क्या था, ये जानिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये सिद्धांत था इसका अर्थ था कि उच्च वर्ग है भारत में, जो मतलब धनी वर्ग है, उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण वर्ग है, तो उस वर्ग में भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए, सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए। और ये जो पाश्चात्य शिक्षा होगी ये उच्च वर्ग से धीरे धीरे टपक टपक कर यानी कि रिस कर जन साधारण तक पहुंच जाएगी, यानी कि आम लोगों तक ये पहुंच जाएगी। ऐसा मानना था मेकाले का कि आप अंग्रेजी शिक्षा केवल दीजिए उच्च वर्ग को और इसके द्वारा उच्च वर्ग से ये धीरे धीरे रिस कर जन साधारण तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और उसके बाद इस सिद्धांत को बाद में जब लागू किया गया तो ओकलैंड के द्वारा लागू किया गया। जब हम आगे ओकलैंड पढ़ेंगे तो ओकलैंड ने इस टपकन सिद्धांत को लागू किया। फिर देखिए 1835 में जो अंग्रेजी भाषा थी इसको भारत की प्रशासनिक भाषा बना दिया गया, यानी कि भारत का जो प्रशासन का जितना भी कार्यभार होगा वो अब अंग्रेजी में होगा।
और न्यायालय जो थे, न्यायालयों में फारसी के स्थान पर, यानी कि यहाँ पर फारसी को हटा दिया गया और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हो गया। अब देखिए लोक शिक्षा समिति में जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ सदस्य अंग्रेजी समर्थक थे और कुछ प्राच्य। तो इसमें अंग्रेजी समर्थक कौन थे? विलियम बेटिक, ये उस समय गवर्नर जनरल थे, ये अंग्रेजी समर्थक थे। मैकाले विधि आयोग का सदस्य भी पढ़ा, ये भी चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा हो। मुनरो, तो टॉमस मुनरो, कुछ याद आया? मैंने इसके बारे में आपको बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो ये मद्रास के क्या थे? गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे। और एल्फिंस्टन, ये भी रैयतवाड़ी में ही बताया था, और ये उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। इसके अलावा ट्रेवेलियन और एक भारतीय राजा राम मोहन राय, ये 6 सदस्य चाहते थे कि शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में दी जाए। और प्राच्य में देखिए जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के स्तंभ को सबसे पहले, जो इसके अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने का प्रयास किया था। थॉमस प्रिंसेप और विल्सन, ये 3 व्यक्ति थे जो चाहते थे कि प्राच्य भाषाओं में शिक्षा को दिया जाए। उसके बाद देखिए अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के कारण क्या थे, यानी कि क्या कारण थे कि अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए। तो इसके कारण यहाँ बताए गए हैं। कारण नंबर 1 था कि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि उनको सस्ते कर्मचारी भारत से ही मिल जाए, अगर वो ब्रिटेन से लाएंगे तो वो काफ़ी महंगे पड़ेंगे, इस कारण अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा देना चाहते थे। और कंपनी जो है अपना प्रशासनिक सुधार है वो उसको आसानी से लागू करना चाहती थी ताकि उनकी बात दूसरे लोग आसानी से समझ सके। और तीसरा कारण है अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का कि शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की जो मानसिकता है अंग्रेजों के खिलाफ वो बदली जाए और अंग्रेजी शासन के वो समर्थक हो जाए, यानी कि भारतीय जो है वो अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाए इसके माध्यम से। और चौथा कारण यहाँ लिखा गया है अंग्रेजी शिक्षा के लिए कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय जो है वो अंग्रेजी संस्कृति, यानी कि अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक हो जाएंगे और इससे क्या होगा? अंग्रेजों का व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। 5वां कारण बताया गया है अंग्रेजी शिक्षा का कि इस शिक्षा से अंग्रेज जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, यानी कि अंग्रेज अगर भारतीय अंग्रेजी जानेंगे तो ईसाई धर्म को आसानी से भारत में प्रसारित किया जा सकता है। तो ये 5 कारण बताए गए हैं अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के। उसके बाद देखिए चार्ल्स मिटकॉफ गवर्नर जनरल बनते हैं 1835, यानी कि विलियम बेटिक के बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बनता है भारत का? तो चार्ल्स मिटकॉफ। इस बंदे के बारे में मैंने आपको 1809 में बताया था कि रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, रणजीत सिंह, उनके साथ जो संधि हुई थी, मिंटो प्रथम उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था बंगाल का, मिंटो फर्स्ट। तो मिंटो फर्स्ट ने इसी को भेजा था चार्ल्स मिटकॉफ को, वो चार्ल्स मिटकॉफ ने ही अमृतसर की संधि की थी। और अमृतसर की संधि क्या थी ये आगे आएगी, इसलिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। ये जैसे सतलुज नदी है, इसमें तय किया गया था कि सतलुज के जो उत्तर का क्षेत्र है वो रणजीत सिंह का रहेगा, यहाँ पर रणजीत सिंह अपना शासन विस्तार करेंगे और इसके दक्षिण में जो है अंग्रेज जो है अपना शासन देखेंगे, ये कभी भी इस सतलुज नदी को क्रॉस नहीं करेंगे। ये थी जो संधि थी अमृतसर की, ये इसका मुख्य प्रावधान था। और इसी संधि को चलते आगे जो है आंग्ल पंजाब युद्ध शुरू होगा, तो आंग्ल सिख युद्ध इसी संधि के वायलेशन को लेकर होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अभी चार्ल्स मिटकॉफ को देखते हैं। तो चार्ल्स मिटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी कि इसने कभी प्रेस का विरोध नहीं किया, प्रेस का ये समर्थक रहा हमेशा से। और राजस्थान की जो राजा थे 1818 में सबने सहायक संधियाँ की, तो जो ये सहायक संधियाँ की थी इसलिए राजस्थानी रियासतों से मिलने के लिए आया, यानी कि एक तरह से आप मानिए कि अंग्रेज़ों का जो प्रतिनिधि था वो चार्ल्स मिटकॉफ ही आया था 1818 में। और कुछ ज़्यादा नहीं है चार्ल्स मिटकॉफ के बारे में। और इसमें यहाँ पर यह बताया गया कि विलियम बेटिक भी प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था, यानी कि चार्ल्स मिटकॉफ के साथ साथ विलियम बेटिक भी प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था। विलियम बेटिक तो प्रेस को क्या मानता था? सेफ्टी वाल्व, की एक वाल्व है जिससे कि लोगों का रोष प्रेस के माध्यम से निकल जाता है। उसके बाद अगला गवर्नर देखिए लॉर्ड ऑकलैंड, यानी कि मिटकॉफ के बाद कौन आता है? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42 तक रहता है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ 2 बातें बताई गई है कि प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध इसके समय शुरू हुआ
और इसने जीटी रोड का निर्माण कराया था जो कि कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक जाती थी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संधि भी बताई गई है। त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1838 में, किसके बीच में? रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज़ों के बीच 1838 में हुई। और 1839 में इसने क्या किया? प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध शुरू कर दिया, यानी कि 1 साल पहले ये संधि हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ मैं। तो मैंने जो स्पेक्ट्रम से पढ़ा है कि ये जो गवर्नर था ऑकलैंड, इसने जो युद्ध शुरू किया ये बिल्कुल ही इसकी गलत नीति का परिणाम था, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो था उस समय बफर स्टेट था। अगर आप नक्शे में से देखेंगे, भारत के नक्शे में, ये जैसे कश्मीर वाला क्षेत्र है और इधर जो आज का वर्तमान में जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है ईरान से, यानी कि उस समय इसको फारस कहा जाता था। और रूस जो था वो फारस तक बढ़ आया था। उस समय जो दोस्त मोहम्मद था, यहाँ का राजा था अफ़गानिस्तान का, इसको ये लगा था कि शाह शुजा था वो काबुल का शासक था, उसको हटा करके दोस्त मोहम्मद शासन कर रहा था यहाँ पे। तो दोस्त मोहम्मद को डर था कि शाह शुजा उस पर अटैक करेगा। दूसरी तरफ रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, रणजीत सिंह पेशावर जीत चुके थे। पेशावर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की साइड पड़ता है। तो दोस्त मोहम्मद को लगा कि आज पेशावर का नंबर है तो कल को काबुल पर भी रणजीत सिंह अटैक करेंगे। और दोस्त मोहम्मद को एक भय और था कि जो फारस का शासक था वो रूस का मित्र था, तो इस करके रूस भी यहाँ पर अटैक कर सकता था। तो दोस्त मोहम्मद ने ये ऑफ़र दिया ऑकलैंड को, पत्र भेजे कि आप हमारे साथ जो है हमें बचाइए रणजीत सिंह से और पेशावर हमको वापस दिलवाने का प्रयास कीजिए। लेकिन ऑकलैंड उस समय इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि हम स्वतंत्र राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो मजबूरी में ये दोस्त मोहम्मद क्या करता है, ये रूस के साथ संधि कर लेता है। अब रूस के साथ जैसे ही संधि होती है तो ऑकलैंड को लगता है कि आज रूस अगर अफ़गानिस्तान तक बढ़ आया तो कल तक ये ब्रिटिश भारत पर भी अटैक करेगा। तो ऐसे में ये ऑकलैंड युद्ध की घोषणा कर देता है और इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है इस युद्ध के कारण, जो कि अफ़गानिस्तान में लड़ा गया। और अंत में दोस्त मोहम्मद को ये बंदी बना लेते हैं और कलकत्ता भेज देते हैं और यहाँ का शासक किसको बना देते हैं? शाह शुजा को। ये देखिए शाह शुजा जो त्रिपक्षीय संधि में था, क्योंकि युद्ध से पहले इन्होंने संधि कर ली थी। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि दोस्त मोहम्मद ने रूस से संधि कर ली है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रणजीत सिंह के साथ संधि की, अंग्रेज़ों ने शाह शुजा के साथ संधि की और शर्त रखी कि शाह शुजा को ये जो है अफ़गानिस्तान का शासक बना देंगे, और ऐसा किया भी और रणजीत सिंह के साथ भी संधि कर ली थी। लेकिन रणजीत सिंह 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो शायद ये इस युद्ध में भाग नहीं लेते। तो 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, अगले ही साल जिसमें ये अफ़गान युद्ध लड़ा गया था। तो ये 1839 याद रखिए, मैं आगे भी इसका एक कारण आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए अगला गवर्नर कौन बनता है? लॉर्ड एलन ब्रो गवर्नर बनता है। और इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि ये सिंध का विलय कर लेते हैं, सिंध का विलय। तो आप अगर नक्शा देखेंगे तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ, तो अब अफ़गानिस्तान जाने के लिए बीच में सिंध पड़ता है, इधर भारत, ब्रिटिश भारत, यहाँ पर बीच में सिंध है। तो जब अंग्रेज़ गए थे तो अफ़गानिस्तान पर अटैक करने, तो यूँ मानिए कि ये युद्ध एक तरह से सिंध की भूमि पर ही लड़ा गया था। और सिंध के जो तालपुरा के जो अमीर थे उन्होंने भरपूर अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया और बदले में कोई भी सहायता नहीं दी। तो इससे ये तालपुरा के अमीर नाराज़ थे और अंग्रेज़ एक तरह से चाहते थे कि उनको बस बहाना चाहिए था कि सिंध पर कैसे न कैसे उनका अधिकार हो। तो इन्होंने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सेना भेजी और सिंध को कब्जा कर लिया। 1843 की ये बात है। 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और लॉर्ड एलन ब्रो की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके समय 1843 में इसने एक अधिनियम बनाया और धारा 5 के तहत इसने दास प्रथा पर रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति अब दास नहीं रख सकता। और वैसे इसका प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में भी था, लेकिन इसने अलग से अधिनियम बनाया और दास प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद देखिए हार्डिंग प्रथम, अगला जो गवर्नर जनरल बन के आता है भारत का वो होता है हार्डिंग प्रथम, 1844 से 1848 तक। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 तक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सिख युद्ध, रणजीत सिंह जो थे राजा थे पंजाब के और इनकी राजधानी थी लाहौर राजधानी थी। इन्होंने 1799 में लाहौर को कब्जा लिया था, 1799 में, और 1805 में इन्होंने अमृतसर को कब्जा लिया था। यानी कि अमृतसर और लाहौर क्या थे? रणजीत सिंह की राज्य के
दो बड़े शहर थे। लाहौर को कहा जाता है कि राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर क्या थी, अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। तो इसके बाद अंग्रेज जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे, अंग्रेज़ों ने कभी पंजाब पर अटैक करने का नहीं सोचा। और रणजीत सिंह भी जानते थे कि अंग्रेज़ों पर अटैक करना मतलब समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, सतलुज नदी, मैंने आपको बताया कि इन्होंने अमृतसर की संधि कर ली थी 1809 में कि ना तो सतलुज नदी के हम इधर जाएंगे और ना ही अंग्रेज़ सतलुज नदी के उत्तर में आएंगे। तो ये संधि थी। तो अब होता क्या है कि रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु। इनका एकमात्र वेद पुत्र होता है खड़ग सिंह। खड़ग सिंह अल्प बुद्धि शासक था और खड़ग सिंह की अकस्मात हो जाती है मृत्यु। खड़ग सिंह का एक पुत्र होता है नवनिहाल सिंह। नवनिहाल सिंह, नवनिहाल सिंह उस समय बच्चा ही था। तो ये जब इसकी अंत्येष्टि करके लौट रहा था तो इसकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद पंजाब में अस्थिरता फैल जाती है। फिर जो रणजीत सिंह का एक दूसरा बेटा होता है शेर सिंह, उसको शासक बनाया गया। लेकिन शेर सिंह भी क्या था, दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और इसको भी जो महत्वाकांक्षी सरदार थे सिखों के, उन्होंने इसको मार दिया। उसके बाद एक एक अल्पवयस्क पुत्र होता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो था ये रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र था और इसकी माँ थी रानी जिंदा। तो जिंदा और रणजीत सिंह का पुत्र था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को शासक बनाया किसने, सिखों ने। तो सिखों ने 1845 में क्या किया कि दिलीप सिंह और रानी जिंदा से ज़बरदस्ती अनुमति लेकर के जो सतलज नदी थी, मैंने आपको बताया सतलज के दक्षिण में अंग्रेज़ थे और उत्तर में कौन थे, उत्तर में रणजीत सिंह का साम्राज्य, इनकी पंजाब साम्राज्य था। तो इन्होंने सतलुज नदी को पार किया और अटैक कर दिया कई क्षेत्रों पर। तो अंग्रेज़ तो यही चाहते थे, उनको मौका मिल गया पंजाब पर अटैक करने का। तो ये 5-6 लड़ाइयाँ हुई जिनमें सिख बुरी तरह से हारते हैं, जैसे कि मुद्दकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई, बुद्धोवाल की और सुब्राओ की लड़ाई, और इसको सुब्रहान भी लिखा गया है। तो सुब्रहान की लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ होती है। इसमें अंग्रेज़ जो है सिखों को हरा देते हैं और निर्णायक हार होती है सिखों की इसमें। इसके बाद होती है लाहौर की संधि, यानी कि जो सिख साम्राज्य की राजधानी थी लाहौर, इसके नाम से संधि होती है 9 मार्च 1846 को। इसमें क्या हुआ, जो दिलीप सिंह अवयस्क पुत्र था, मैंने आपको बताया रणजीत सिंह का, इसको अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बंदा राजा है। और उसकी जो माँ थी रानी जिंदा, रणजीत सिंह की जो रानी थी जिंदा, उसको क्या बना दिया गया, संरक्षिका, कि जब तक ये दिलीप सिंह अल्पवयस्क है तब तक ये इसकी संरक्षिका बन के रहेगी। और लाल सिंह को वज़ीर बना दिया गया। कहते हैं कि लाल सिंह जो है, स्पेक्ट्रम की बुक में लिखा है कि ये जो है लाल सिंह, ये जो रानी जिंदा है इसका प्रेमी था। लाल सिंह रानी जिंदा का प्रेमी बताया गया है लाल सिंह को। और अंग्रेज़ों ने अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया हेनरी लॉरेंस को। अब रेजिडेंट नियुक्त करने का मतलब है एक तरह से पंजाब ने सहायक संधि कर ली, यानी कि अब यहाँ पर रेजिडेंट भी रहेगा और जो है पंजाब में जो सेना है अंग्रेज़ों की वो भी रहेगी। और 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना सिखों पर लगाया गया। सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया कि अब केवल 20,000 आप पैदल सैनिक रख सकते हो और 12,000 घुड़सवार रखते हो, बाकी सब सेना को निकाल दिया। और 11 मार्च 1846 को ये लाहौर की संधि पूर्ण की जाती है, इसीलिए इसको पूरक संधि कहा गया। और इसमें एक शर्त रखी गई, इस वर्ष के अंत तक अंग्रेज जो है वो लाहौर में रहेंगे, अंग्रेजी जो सेना है वो लाहौर में रहेगी 1846 के अंत तक। और इस बीच क्या होता है कि जो अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो कश्मीर का जो क्षेत्र था, कश्मीर का क्षेत्र रणजीत सिंह ने पहले ही पंजाब में मिला रखा था, तो इस पर अटैक करके अंग्रेज़ कश्मीर को छीन लेते हैं। और कुछ सिख सरदार इससे नाराज़ हो जाते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों ने तुरंत फिर इस संधि में बदलाव किया, लाहौर की संधि में, और भैरोंवाल की संधि होती है, इसमें कुछ चेंजिंग किए गए। भैरोंवाल की संधि 12 दिसंबर 1846 में हुआ। इसमें कहा गया कि अब इस वर्ष के अंत तक नहीं रुकेगी ब्रिटिश सेना, बल्कि उस वक्त तक रुकेगी जब तक कि दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता, यानी कि दिलीप सिंह जब तक समझदार नहीं हो जाते तब तक ब्रिटिश सेना अब यहीं रहेगी लाहौर में। एक ये प्रावधान बदल दिया। और एक प्रावधान की रानी जिंदा जो थी संरक्षिका बनाई गई थी इसको, दिलीप सिंह की, इसको संरक्षिका के पद से बेदखल किया गया और शेखपुरा भेज दिया गया पेंशन देकर। तो ये हुई भैरोंवाल की संधि। तो अगला हम लॉर्ड डलहौजी है, इनके बारे में तो स्पेशल अलग से 3-4 पेज हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, अगर आपको मेरा जो ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि मैं समय निकाल कर आपके लिए ये नोट्स कंप्लीट करवा दूँ। इसमें लगभग मैंने देखा है नोट्स में 277 पेज हैं, तो देखिए मैं 29 पेज तो करवा चुका हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। तो मैं पूरा आधुनिक भारत जो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाया जाता है वो सारा आपको इस माध्यम से उपलब्ध करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड डलहौजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।